एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है तारीख 8 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 8 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के जो कार्यकारी राष्ट्रपति बनी है डेल्सी रॉड्रिग्स बनी है। भारत अभी हाल ही में चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। इसके अलावा हर साल जो नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है 5 जनवरी को, हाल ही में बांग्लादेश ने आईपीएल 2026 के ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगाई है। हाल ही में भारत का जो पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम सूर्यास्त्र है, इसके लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया है। हाल ही में तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ड्राउट फॉर्म लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने पड़ोसी चाइना के व्यापार यात्रियों के लिए EB4 वीजा शुरू किया है। चाइना ने नया लॉदी नाम का मिसाइल विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर पोत लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं सदानंद वसंत दत्ते। 72वें नंबर की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन वाराणसी में किया गया है और 2026 क्षेत्रीय इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी राजस्थान ने करी है। जनवरी 2026 में अभी हाल ही में कर्नाटका में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, एकदम बेसिक से समझा देती हूँ। भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच में काउंसलर समझौते के तहत एक लिस्ट का आदान प्रदान किया गया। ये कैसी लिस्ट है? देखिए, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो भारत में एज अ कैदी ये कैद हैं, उसके लिस्ट भारत ने सौंप दी है किसे? पाकिस्तान को। सेम वैसे ही कई भारतीय नागरिक या मछुआरे बतौर कैदी पाकिस्तान में कैद हैं, तो पाकिस्तान ने वो लिस्ट भारत को सौंपी है। भारत के पास जो कैद है वो लिस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास जो कैद है वो लिस्ट भारत को, यानी कि इस लिस्ट का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज किया गया है। किस समझौते के तहत? काउंसलर समझौते के तहत। अभी यहाँ पर कैद क्यों किए गए हैं ये समझने से पहले एक मैप के थ्रू आपको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, दुनिया का जो हर देश है ये अपने देश की सीमा का यानी कि बॉर्डर का निर्धारण करता है, यानी कि कौन सा देश कितनी सीमा तक फैला हुआ है या कितने जगह तक फैला हुआ है, और उसी के आधार पर सीमा बॉर्डर भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये इंडिया है ना, इधर आपका पाकिस्तान है, तो रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से ये भारत से सेपरेट हो रहा है, यानी कि रेड क्लिफ के इधर की लाइन पाकिस्तान की और इधर की लाइन भारत की है। सेम वैसे आप देखें तो मैकमोहन लाइन ये निर्धारण करती है कि इसके ऊपर का क्षेत्र ये चाइना का है और इधर वाला क्षेत्र भारत का हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, बॉर्डर भी बनाए जाते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर या बॉर्डर जमीनी होते हैं, है ना, जैसे भारत का जमीन पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, वैसे चाइना का, नेपाल का, बांग्लादेश का, भूटान जैसे देशों का लगा हुआ है। किसी देश की सीमा ना जमीनी सीमा के अलावा भी समुद्री सीमा से भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समुद्र में उस देश का कितना अधिकार है, कितने दायरे तक का अधिकार है। जैसे कि भारत की समुद्री सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे क्षेत्रों से लगती है। तो भाई ये कैसे निर्धारित होगा कि भारत का जो क्षेत्र है इतना ही है या इतना ही है या इतना ही है? कितने किलोमीटर तक भारत का क्षेत्र है? कोई तो पैरामीटर होता होगा। तो इसके लिए 1994 में 1994 में एक समुद्री कानूनी संधि लागू की गई थी। आज मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रही हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि हर लेवल के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं। तो समुद्री कानूनी संधि जो कि 1994 में लागू की गई थी, और ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था जो दुनिया को तमाम सागरों और महासागरों पर अलग अलग देशों के अधिकार और उनकी जो बॉर्डर है इसे तय करने का अधिकार देता था, है ना। तो इसमें जो समुद्री सीमाएं रही इसका निर्धारण कैसे हुआ? बेसिकली ना ये सीमाओं का निर्धारण 3 तरीके से किया गया। कहने का मतलब ये है कि इस समझौते के मुताबिक किसी देश की समुद्री सीमा जो है ये 3 हिस्सों में बटी होती है। 3 हिस्सों में इसका जो पहला पार्ट है इसका आधार सीमा आप कह सकते हैं, आधार सीमा यानी कि बेस लाइन कह सकते हैं। अब बेस लाइन देखिए, इंडिया के बॉर्डर में ये आपको बेस लाइन दिखाई दे रही होगी, कोस्टल एरिया से सटा हुआ ये बेस लाइन है। अब ये बेस लाइन है क्या? आधार सीमा की यदि बात की जाए ना तो देश का जो जमीनी सतह है, ये जो जमीनी सतह आप देख रहे हैं, जमीनी सतह से लगभग 22 नॉटिकल मील
या मैं किलोमीटर की बात करूं तो किलोमीटर में लगभग 22.22 किलोमीटर का क्षेत्र ये उस देश के क्षेत्राधिकार में आ जाता है और इसमें उस देश के आसपास के आइलैंड भी शामिल किए जाते हैं जो कि इस हिस्से में आ जाते हैं। फिर इसमें आपका जो दूसरा पैरामीटर होता है ये आपका क्षेत्रीय सीमा के आधार पर निर्धारण होता है। अब क्षेत्रीय सीमा में यदि आप देखेंगे तो क्षेत्रीय सीमा में कितने किलोमीटर तक का दायरा कवर किया जाता है, लगभग 24 नॉटिकल मील, या हम किलोमीटर में बात करें तो 44.44 किलोमीटर का क्षेत्र। फिर इसमें एक जो लास्ट की तीसरी कैटेगरी जोड़ी गई है ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, जो कि यहाँ से मेंशन भी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कितने किलोमीटर का क्षेत्र वो देश कवर करेगा, लगभग 200 नॉटिकल मील। यदि हम किलोमीटर की बात करें तो 370 किलोमीटर का क्षेत्र उस देश के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। कहने का मतलब है कि इस सीमा के अंदर देश किसी भी तरह का समुद्री व्यापार कर सकता है ना, और मछुआरे मछली भी पकड़ सकते हैं। आप सभी को मालूम है भारत की जो समुद्री सीमा है ये 7516 किलोमीटर लंबी है ना, और इसमें आपके कुछ आइलैंड भी है जैसे लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र भी आता है। तो ये इसी संधि के तहत ये भारत के क्षेत्राधिकार में आता है, वरना हम कहते नहीं कि अंडमान है तो इधर थाईलैंड का भी हो सकता है या बांग्लादेश का भी इस पर अधिकार हो सकता है। तो ये बंधे हुए हैं समुद्री कानूनी संधि के माध्यम से, जिसके कारण ये क्षेत्र भारत के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब आप समझ गए। अब इस दायरे को भी पार करते हुए कुछ मछुआरे मान लीजिए इस सीमा के पार चले गए, पाकिस्तान वाले समुद्री लाइन में चले गए, तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। मैं उसकी बात कर रही हूँ, उन कैदियों की बात कर रही हूँ। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मान लीजिए जेल में डाला गया। सेम वैसे ही पाकिस्तान के कुछ लोग जो है समुद्री सीमा पार करते हुए भारत के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, यानी कि जाने अनजाने में फंस जाते हैं टाइप से, है ना। तो उसके लिए काउंसलर एक्सेस समझौता किया गया था वर्ष 2008 में। भारत और पाकिस्तान ने 21 मई 2008 को काउंसलर एक्सेस समझौता किया, जिसके तहत राजनयिक माध्यमों से कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाएगा। ये समझौता दोनों देशों को वर्ष में 2 बार कैदियों की सूची आदान प्रदान करने की अनुमति देता है, और इसके तहत हिरासत में लिए गए नागरिकों को काउंसलर पहुंच दी जाती है, जिससे वे अपने देश में संपर्क कर सकते हैं, ताकि पुष्टि हो जाती है कि इस देश से यहां पहुंच गया है। इसका उद्देश्य कैदियों और मछुआरों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना है, खासकर उन मछुआरों के लिए जो जाने अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं। अब कैसे पार कर जाते हैं ये मैंने डिटेल में बता दिया है। और वर्ष 2014 से, यानी कि अब से लगभग 12 साल पहले तक के आंकड़ों पर यदि हम नजर डालें तो पाकिस्तान से तकरीबन 2661 मछुआरे, भारतीय मछुआरे और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को स्वदेशी वापसी सुनिश्चित की गई है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में समझ में आया होगा। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में, यानी कि जो बीता साल था, इसमें सबसे अधिक बाघ की मृत्यु किसी राज्य में दर्ज की गई है तो ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे साल में 166 बाघों की मौत हुई है, जिसमें कि 31 सावक यानी कि कप्स भी शामिल है। इन 166 बाघों की मौत में 55 मौतें तो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, 38 की मौत नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारणों से हुई है, और दूसरे स्थान पर इसमें महाराष्ट्र है जहां पर 38 बाघों की मौत दर्ज की गई। फिर केरला में 13 और असम में 12 बाघों की मौत दर्ज की गई है। वैसे सबसे ज्यादा बाघों की संख्या ये आपके मध्य प्रदेश में ही है। पिछली जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट थी, इसमें भारत में टाइगरों की संख्या 3682 बताई गई थी। अब इस साल फिर से रिपोर्ट आने वाली है तो ये अपडेट करके मैं बता दूंगी आप लोगों को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में NH45 पर पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत करी है। देश का पहला नक्सलवाद राज्य बना है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में धार जिले में पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का MBBS कॉलेज बनेगा। पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली GCC पॉलिसी ने पेश करी। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाने हैं। ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव है। सोलर सिटी सांची है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया था। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी बार 1 जनवरी 2026 को भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? तो भारत जो अभी हाल ही में तीसरी बार ब्रिक्स का अध्यक्ष बन गया है। इसके पहले यदि हम बात करें तो भारत 2012 में ब्रिक्स का अध्यक्ष बना हुआ था। इसकी जो चौथी शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुई थी, फिर 2016 में 8वें शिखर सम्मेलन जो गोवा में हुआ था, फिर तीसरी बार अब बनने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 में इसका अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। तो 18वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये भारत में ही आयोजित किया जाएगा। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ब्रिक्स में वैसे 5 देश शामिल थे, है ना। 5 देशों का नाम आपको वैसे ट्रिक से भी याद हो जाएगा। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश तो पहले से ही शामिल थे, तो याद रखने में क्या होता था कि आप लोगों को दिक्कत नहीं जाती थी। लेकिन अब जो नया संशोधन हुआ है इसके अनुसार जो नई मेंबर कंट्री इसकी पार्ट बनी है, याद रखने की आसान सी ट्रिक रिलेट कर सकते हैं। हिंदी में देखें यदि आप वर्णमाला के अक्षरों में तो ई रिलेट करेंगे, ई से इथियोपिया रिलेट कर सकते हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ई से ही रिलेट करेंगे इजिप्ट और ई से ही रिलेट करेंगे ईरान, लेकिन ईरान हिंदी में लिखेंगे तो ई लिखेंगे, इंग्लिश में आई से। ईरान है, ये इजिप्ट है। इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान बोलने में ई से ही हो रहा है ये। इसके अलावा यूएई और इंपॉर्टेंट है आपको 10वीं मेंबर कंट्री का नाम याद रखना जो कि हो जाएगा इंडोनेशिया। पहले इसमें सऊदी अरब शामिल होने जा रहा था लेकिन ये शामिल नहीं हुआ। ठीक है, आई होप ये फैक्ट आप लोगों को याद हो गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन लखनऊ में शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसमें 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध हैं जो कि दृष्टिहीन बच्चे भी पढ़ सकेंगे। बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य के पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सभी सरकारी स्कूलों में इसने अखबार पढ़ना कंपलसरी किया है। यूनेस्को के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया। मथुरा की जरी पोशाक को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। सितंबर के महीने में यहाँ नो हेलमेट नो फ्यूल की शुरुआत करी। AK-203 असॉल्ट राइफल का जो निर्माण का प्रमुख स्थान अमेठी है। शशि प्रकाश गोयल यूपी के मुख्य सचिव बने। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने गौतम बुद्ध नगर में देश का पहला एरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया है। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट मेरठ में स्थापित किया गया है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर यहाँ स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए देगी यूपी गवर्नमेंट। पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में ITI चलो अभियान और विजन 2047 लेके आई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सवाल 5वां है, RK राम कुमार को संगीता कला निधि सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहली बात तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप बोलेंगे मैम आपने तो पिछले साल बताया था कि राम कुमार को संगीता कला निधि सम्मान मिलेगा। है ये 2025 का, लेकिन सम्मानित अभी 2026 में किया गया है जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 के विजेता हैं और वे कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य में वायलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं और मेरा तो काम ही है आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक और मैपिंग कवर कराना और इसका लाभ डेफिनेटली आप लोगों को मिला ही होगा, 100% मिला होगा। तो यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो प्रसिद्ध तबला वादकों के नामों में कुछ मैं आपको बता देती हूँ। एक तो उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम रिलेट कर सकते हैं जिनका निधन हुआ, ये तबला वादन से संबंधित थे। फिर एक उस्ताद अल्लाह राखा का नाम आप रिलेट कर सकते हैं। फिर एक तीसरा नाम पंडित किशन जी महाराज का रिलेट कर सकते हैं। ये 3 नाम तबला वादन से रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद संतूर वादन से रिलेट करेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम आपको याद होगा, इनका भी निधन हो चुका है। ये प्रसिद्ध
संतूर वादक रहे हैं। फिर यदि आप बांसुरी से रिलेट करेंगे तो मेरे दिमाग में बांसुरी से रिलेट करते हुए एक नाम है जो हमेशा रहता है, एक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इसके पहले कुछ अवार्ड्स 2025 में हमने पढ़े, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जय शाह को मिला। अमित शाह के बेटे हैं आईसीसी के प्रमुख। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को। फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का शेवलियर अवार्ड थोटा थारानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप। विश्व शांति सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जेले। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 का मोहन लाल को मिला। आफ्टर डेथ पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह जी को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ। एबल प्राइज मशाकी कासीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल। संगीता कलानिधि सम्मान हमने देखा ही है क्वेश्चन में। प्रिजनर पुरस्कार चाइना के लियू जियाकुन। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार को। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को। सखारो पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेस पोजोबुत को और जॉर्जिया की जिया अमोग्लोबेली को। विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जयंत विष्णु नरलिकर को दिया गया। सवाल छठवां है, हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट है, 6 में से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब हम सदस्यों की बात करते हैं तो याद रखें, इसमें 5 देश हैं जो इसके परमानेंट यानी कि स्थायी देश हैं, है ना। और इसमें 10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें 10 मेंबर कंट्री हैं। तो 5 स्थायी देशों से तो कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। ये जो 10 अस्थायी देश हैं, ये 2-2 साल के लिए इनका चयन होता है, यानी कि इनकी अध्यक्षता इन्हें 2 सालों के लिए मिलती है। तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नए अस्थायी देश शामिल किए गए हैं, जिसमें कि कोलंबिया शामिल है, जिसमें कि लाइबेरिया शामिल है, जिसमें कि बहरीन शामिल है, जिसमें कि लातविया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है। तो इसमें स्पेन शामिल नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो देश हैं, ये जो 5 देश मैंने आपको बताए हैं, ये 5 अन्य गैर स्थायी देश जो पहले से ही थे, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, इसके साथ शामिल होंगे। तो 5 पहले से थे, 5 अब और चुन लिए गए। तो 10 अस्थायी देश जो अगले 2 सालों तक सेवा में मौजूद रहेंगे। बाकी जो परमानेंट सेवा में मौजूद है, ये चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए का नाम है। देखिए, भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, हालांकि भारत प्रयास कर रहा है कि इसे इसकी स्थायी सदस्यता मिल जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्टों में से एक है। जैसे कि मैंने ये फैक्ट आपको बताया कि 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम ये हैं, और 10 अस्थायी सदस्य भी मैंने आपको बता दिए। ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा निकाय है जिसके निर्णय सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होते हैं। सवाल 7वां है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना की जानी है राजधानी दिल्ली में। ये स्टेशन फरवरी के महीने में स्थापित किए जाएंगे। देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूती प्रदान करेंगे। मिशन मौसम योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना। कुछ मुझे याद आ रहा है, जैसे बैंगलोर में देश की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस मैंने आप लोगों को बताई थी। दुनिया का 3D प्रिंटेड टेम्पल मैंने तेलंगाना में बताया था। अभी हम 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन दिल्ली में देख रहे हैं, जहां ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ था। विजेता इसमें भारत था। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान देश को पहली स्वदेशी चिप सौंपी गई केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जिसका नाम विक्रम है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इस साल दिल्ली होस्ट करेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा बने। 11वें नंबर का राष्ट्रीय हथकरघा सम्मेलन के दौरान यहां पर हॉट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई। 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यहां कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। क्लाउड शीडिंग को मंजूरी दी गई और पहला ई वेस्ट इको पार्क आपको यहीं से रिलेट करना है।
8वें नंबर का सवाल है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की जानी है? ये शुरू हुई नहीं है, 2027 तक शुरू होगी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करेगी। ये 15 अगस्त 2027 यानी कि अगले साल शुरू की जाएगी। और इस कॉरिडोर यानी कि ये जो कॉरिडोर होगा ये 508 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि 352 किलोमीटर गुजरात में, शेष का 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में होगा। इसमें जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का। अधिकतम स्पीड इसकी 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और ये परियोजना भारत के आधुनिक परिवहन नेटवर्क को नई दिशा प्रदान करेगी। अब देखिए कुछ ऑप्शन है जो कि मैं क्वेश्चन से मैच करता हुआ आप लोगों को समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी लिखा हुआ है, तो देश की जो हाइपर लूप सेवा जो चलाई जाएगी, सबसे पहले ट्यूब के माध्यम से अब यात्रा हो सकेगी। तो ये हाइपर लूप सर्विस के माध्यम से जम्मू से कन्याकुमारी की जो दूरी है मात्र 2 घंटे की हो सकेगी। मतलब देश के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर में आप मात्र 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये जींद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी, हरियाणा वाले रूट में। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी हाल ही में भारत की जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ये जिस रूट पर लॉन्च की गई है, ये असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच शुरू की गई है। फिर 9वें नंबर का सवाल है कि भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी ये कौन बना है? तो आंसर इसका हो जाएगा सूरत। अब आप बोलेंगे मैम आप तो गलत पढ़ा रही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत का पहला जो झुग्गी मुक्त या स्लम फ्री सिटी है वो चंडीगढ़ बना है। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है? देश का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी। अब मेगा सिटी क्या होता है? एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र आप कह सकते हैं, जिसकी आबादी ये 10 मिलियन या आप कह सकते हैं 1 करोड़ या फिर उससे अधिक की होती है। तो मेगा स्लम फ्री सिटी ये सूरत बन गया है। सूरत शहर 70 से 80 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में पहला स्लम फ्री सिटी बना है। 2006 में सूरत में लगभग 36% आबादी झुग्गियों में रहती थी, जो कि अब घट करके 5% हो गई है। ऑफिशियली तौर पर भारत का पहला स्लम फ्री सिटी चंडीगढ़ है, लेकिन मेगा शहर की बात की जाए तो सूरत है। इंदौर उदयपुर की यदि बात की जाए तो ये देश की पहली वेटलैंड सिटी है। देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती हो जाएगी। यहाँ पर देश का पहला मैंने मेंशन भी किया है। जैसे कि पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत वाराणसी से की गई। टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। ये फैक्ट अभी मैंने बताया है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को जगह दी गई, नाइट सफारी लखनऊ में, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में, हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, सेमीकंडक्टर संग्रहालय हैदराबाद में और रियल टाइम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर चेन्नई और पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश में ओपन हुआ। नाम है बजरंग सेतु, इसने लक्ष्मण झूला का स्थान लिया। सवाल 10वां है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई परियोजना जो लोहित नदी पर रहेगी इसे मंजूरी दी? तो कलई 2 परियोजना को अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिल चुकी है। स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर। लोहित ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की। इसका विकास करता है THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा और इस परियोजना की जो लागत है करीब 14,176 करोड़ रुपए की आनी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल KT पटनायक है। यहाँ पर अभी हाल ही में समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल की शुरुआत की गई। टाटो 2 जल विद्युत परियोजना माउंट किलिमंजारो पर फतह करी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबकयानों ने किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया में, 2025 से 35 के डिकेड को इसने जल विद्युत का दशक घोषित किया। नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला ये पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। मैंने कल आपसे पूछा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है, ये 2026 का इजरायली पीस प्राइज किसे प्रदान करेंगे, जिसका आंसर था डोनाल्ड ट्रंप। आज का सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।